हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं किसकी, सर पैसेज की, यानी कि आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। सर पहले क्या होता था कि हमारा पेपर 1 पेपर 2 मिला के सिर्फ एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता था। पेपर 1 में 5 और उसमें 10 नंबर के हो गए तो दिक्कत नहीं होती थी, चलो 5 क्वेश्चंस को मैनेज करना था। लेकिन अब क्या 15 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 10 क्वेश्चंस और पेपर 1 में 5 क्वेश्चंस, है ना, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर। सर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना जी। जी बिल्कुल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम के टाइम में भाई साहब कैसे इसको डील करें, है ना। तो यहां पे इसको डील करने के लिए चलते हैं पहले क्लास में देखते हैं कि कितने तरह का मेथड होता है, कैसे डील करते हैं, कितने तरह के लोग होते हैं और किस किस तरीके से डील करते हैं। एक एक चीज को डिटेल में बड़ा समझेंगे और फिर एग्जाम्स में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इस बात की एश्योरिटी देता हूं। चलिए चलें क्लास में। हाँ जी चलिए। तो सबसे पहले क्या, एकदम सेम वही काम, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नेट वाला भैया का, जहां आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। चलिए अब मैं बता रहा हूं कि सर पैसेज सॉल्व करने का कितना तरीका होता है, कैसे नॉर्मली लोग पैसेज सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था और अदर्स लोग जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए थे और भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बताते हैं ये सारा चीज, तो उसमें 2 तरीके हैं जो अभी तक निकल के आया है। उसमें 2 तरीके, क्या है, पैसेज सॉल्व करने का 2 तरीका, 2 तरीका, है ना। इसका पैसेज, मैं पैसेज लिखूंगा, आप आरसी सेम चीज है, पैसेज सॉल्व करने का, है ना जी। कौन कौन सा, सर एक मेथड तो होता है, एक तरीका क्या होता है, एक तरीका तो होता है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होता है सर, एक तरीका तो होता है जिसमें आपको क्या करना है, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज and then go to the question and answer it, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है कि भैया क्या करना है, सर हम चल जाएंगे कहां, आप चुपचाप क्वेश्चन वाले पार्ट में है, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और उसको रीड कर लेंगे, आराम से उसको समझ जाएंगे और आंसर्स देते चले जाएंगे। देखिए ये तरीका तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिसका थोड़ा सा, जिन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस कर रखा है। चलिए मैं इसकी बात करूंगा आगे। दूसरा जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ओवरऑल देखना पड़ता है, ओवरऑल सीधा पैसेज, सीधा पैसेज कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन गो टू द क्वेश्चंस मेक अ या राइट अ कीवर्ड, राइट अ कीवर्ड, राइट अ कीवर्ड and then read the passage, then read the passage। अब ये दोनों में क्या है, बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए एक तो वो लोग होंगे भाई साहब क्या, कि रीड पैसेज को पूरा रीड कर लेते होंगे और तो उसको पूरा स्टोरी समझ गए, चले गए, अब ऐसे एक एक करके आंसर लगा के चले आए, वो बात हो गई। दूसरे वो लोग होंगे जिनको थोड़े लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो उनको वो कैसे करते हैं, वो सर करते हैं क्या, ओवरऑल पैसेज देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद पैसेज देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कीवर्ड उठा लेते हैं, कीवर्ड उठा के फिर उसको लिख लिया और तब फिर जाके रीड करते हैं और उसी कीवर्ड से मैच करके अपना आंसर्स निकाल लेते हैं। तो सर ये 2 तरीके होते हैं जो मतलब बेस्ट है। अब ये 2 तरीके कौन यूज करते हैं, आप सोच लीजिए कि भाई साहब कौन यूज करेगा। ये जो फर्स्ट तरीका है वो इंसान यूज करता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि जो पैसेज इंग्लिश से कर रहा है, या तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब लैंग्वेज पे कमांड है जिसका, या तो इंग्लिश बहुत अच्छी है या हिंदी बहुत अच्छी है, दोनों में पैसेज आता है जी सर। तो दोनों वाले जो फर्स्ट मेथड वाले हैं वो उसके लिए है जिसकी लैंग्वेज में कमांड बहुत अच्छी है ना, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो वो क्या करेंगे, एक बार पैसेज को पढ़ेंगे और उस बेसिस पर स्टोरीज के माइंड में फिट हो जाएगी और फिर उसके अनुसार वो आंसर कर लेंगे। दूसरा जो मेथड है, ये जो मेथड है ना, ये उन लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है ना बहुत ज्यादा हिंदी आती है ना, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। और
एक तीसरा मेथड भी है, मैं बताऊंगा, वो उन लोगों के लिए जिसको लगता है कि भाई पैसेज तो सरदर्द है ना, उनके लिए भी, उनके लिए क्या है बाद में बताऊंगा। तो चलिए, तो अभी मेनली 2 मेथड है। तो ओवरऑल क्या करना है, आपको पैसेज को देख लेना है, फिर क्वेश्चंस को जाना और तब जाके कीवर्ड लिखना है और उसके बाद पैसेज बना लेना है। देखिए मैं जो जिस समय एग्जाम देता था मैं इसको फॉलो करता था, क्योंकि मेरे भी अंग्रेजी और हिंदी मतलब मिक्सअप वाले ही है ना। ऑलमोस्ट 80% लोग को ये ऐसे ही होता है, बहुत कम होते हैं जिनकी मतलब मेरे को लगता है 10% ही कहो कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, या इंग्लिश मतलब किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कमांड होती है, या ये हिंदी या इंग्लिश, बाकी सब लोग मिक्सअप वाले होते हैं, है ना। तो इसी ऑप्शन मैंने भी इसी को अडॉप्ट किया था। क्या किया, कैसे किया, ये चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब मान लीजिए ये पूरा पैसेज है, ठीक है, ये पूरा पैसेज दिया गया है जी, दिख रहा है आपको, जी दिख रहा है सर। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन। कभी मत करो कभी मत पहले पढ़ो, ओवरऑल देख लो। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, गोखले कुछ बोला, ठीक है, और कंपलसरी एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, 60, ठीक है, बस इतना ही। कंपलसरी है, इग्नोरेंस है, डार्कनेस है, मतलब समझ में आ गया कि एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ किसी ने कुछ कहा होगा तो एटमॉस्फेयर एजुकेशन से रिलेटेड पैसेज है, बस इतना ही ध्यान देना है, इससे नहीं। अब आगे बढ़ जाइए, अब आइए क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे आ गए जी सर। अब यहाँ पे आपको चुनना है कीवर्ड। आपके पास पेज होता है, जैसे देखिए एक ऐसा पेज रख लीजिएगा आप अपने पास में, ऐसा पेज तो आपके पास होगा ही, दिख रहा है ना आपको, एग्जाम के टाइम में होगा जी सर। इसको यहाँ रख लीजिएगा, मैं नीचे अभी रख लेता हूँ, देखिएगा। अब इसको क्या करना है, आप इस पेज को अभी समझ लीजिए, ये पेज है ना, ये पेज, ठीक है, ये पेज समझ लीजिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड कैसे ढूंढना है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू गोखले व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन शुड बी बोर्न बाय द स्टेट। यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा और स्टेट, टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन स्टेट, लिख लो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल एजुकेशन स्टेट और एक्सपेंडिचर बन गया। तो पहला क्वेश्चन में ये तीनों चीज जहां मिल जाएगा लिंक हमको, हम काम कर लेंगे सर, कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, आइए। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं। कैसे, कह रहे गोखले बिलीव दैट एजुकेशन वाज वेरी नेसेसरी फॉर द इंडियन मासेस टू बी लिबरेटेड फ्रॉम मिजरेबल कंडीशन। तो ये मिजरेबल कंडीशन, एजुकेशन और इंडियन मासेस लिख लीजिए, इंडियन मासेस, मिजरेबल और एजुकेशन, ठीक है। पहला दूसरा स्टेटमेंट है ना, पहला दूसरा। अब दूसरा देख लीजिए क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट, गोखले फेस लिटिल रेसिस्टेंस इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज बिल और एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए बिल किसकी बात कर रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इंट्रो एजुकेशन आ गया। अब इससे आपका क्या होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा थर्ड नंबर। थर्ड का देख लीजिए, थर्ड का क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब इन्फर्ड मतलब होता है कंक्लूजन, है ना। तो क्या इन्फरेंस में निकला, तो आप लिख लीजिए थर्ड नंबर में इन्फरेंस, क्या निकला, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या निकला। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, आइए। कह रहा है गोखले बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी मेड फ्री फॉर द प्योर पीपल। अब देखिए 4 में पहला स्टेटमेंट, पुअर पीपल एजुकेशन एंड फ्री, इतना लिख लिए, काम बन गया। दूसरा स्टेटमेंट, गोखले से एडिशनल टैक्स ऑफ 8 आना एंड सॉल्ट, तो यहां लिख लो 8 आना टैक्स और सॉल्ट, मिल गया कीवर्ड जी सर। और पांचवा का कीवर्ड, ये लिखने में, ये मैं बार बार अप एंड डाउन कर रहा हूं इसलिए आपको पेज में लिखने में बस मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट काफी होगा। 1 मिनट आप लिखने में टाइम दोगे ना, यकीन मानिए वो फिर आपको बार बार जो अप एंड डाउन स्क्रॉल करने का प्रॉब्लम है ना, वो नहीं रहेगा, जैसे अभी मुझे करना पड़ रहा है। और जब ये नहीं रहेगा तो आप आंसर्स बहुत अच्छे से निकाल पाओगे, यकीन मानिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलें। ये असर्शन रीजन का है, तो भाई इसको तो पढ़ के आपका आंसर करना पड़ेगा। गोखले वाज द नॉट फेवर ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर द प्योर, फेवर में था कि नहीं था ये बात पता चल जाएगा आपको, वहां से पढ़ेंगे तो। हाँ सर। और ही सजेस्टेड दैट दोज स्टूडेंट हु फैमिली इनकम वाज 25 रुपीस पर मंथ
शुड पे द एजुकेशन फी। अब देखो ये भी बात तो उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, ये पढ़ेगा कब, जब आपको पता चलेगा। तो पांचवा तो कुछ नहीं, 4 आपने लिख लिया काफी है। चलिए अब यहां से पैसेज पढ़ना शुरू करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। होता क्या है कि जब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक बार में पैसेज पढ़ेंगे और सब समझ में आया, जैसे हम तो अंग्रेज रहे, हमें अंग्रेजी की पूरा इतनी नॉलेज है कि एक बार पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसको पढ़ने के लिए मुश्किल से मुश्किल लगेगा 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पढ़ दोगे। लेकिन अगर इसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप, मैं कह रहा हूं उसमें 4 मिनट ले लो आप, इस 3 पैराग्राफ को पढ़ने के लिए 4 मिनट ले लो। लेकिन एक बार पढ़ो अच्छे से, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, 4 मिनट आराम से लो। हर क्वेश्चन अगर आपको एक बार पैसेज समझ में आ गया ना, तो सारा का सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। फिर पैसेज जैसे ही समझ में आएगा, पहला क्वेश्चन आपके पेज के नीचे, जैसे ही आपको पहला क्वेश्चन दिखा, फट से उसको अंडरलाइन कर लो। देखो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर मान लो यहाँ है, उसको लिख लिया, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको ट्रिक बनाना है। ऐसा मैं फॉलो करता था। अब बात आ जाती है कि भाई एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन पैसेज सॉल्व करने के लिए कैसे लोग होंगे। अभी जैसे ये तो बात हो गई कि चलो ये सॉल्व करते हैं लोग, और ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। 2 तरीके के लोग सॉल्व करना चाहिए। आइए, लेकिन अब आ गया है एग्जाम। सर पे एग्जाम, वो प्रैक्टिस करने का बात तो है कि चलो अगर एग्जाम नहीं होता तो 2 4 10 दिन 20 50 दिन प्रैक्टिस कर लेते। 5 दिन बाद सर एग्जाम है और आप बता रहे हैं क्या करना है। तो अब एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ एग्जाम पैसेज सॉल्व करने के लिए 3 तरीके के लोग होंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे लोग होंगे। देखिए 3 तरीके के लोग होंगे ना, 3 तरह के लोग, ठीक है, 3 तरीके के लोग होंगे। फर्स्ट पर्सन वो होगा, मतलब जिसने प्रैक्टिस किया और जिसको सॉल्व करना आता है, जिसको सॉल्व करना आता है, प्रैक्टिस किया है ना। लैंग्वेज पे भी कमांड है, और लैंग्वेज पे कमांड है। तो ये तो पहले वाले लोग हो जाएंगे हैं। तो भाई साहब पहला वाला कोई भी मेथड अडॉप्ट कर ले, एनी मेथड अडॉप्ट कर ले, वो उसके ऊपर है ना, क्योंकि इसने प्रैक्टिस करी है, लैंग्वेज पे भी अच्छी कमांड है, दोनों बातें, तो कोई भी मेथड अडॉप्ट कर ले। चलिए सेकंड तरह के जो लोग होंगे, सेकंड तरह के जो लोग होंगे वो लोग होंगे जिसकी लैंग्वेज पे कमांड कम है। लैंग्वेज पे कमांड कम है ना उनको हिंदी आती है ना अंग्रेजी। कितना भी प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस ये भी करेंगे, लेकिन कितना भी प्रैक्टिस कर ले 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं हो पाता। और बहुत ज्यादा कभी कभी किस्मत सही हो गया तो 4, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनको पहले ये बात आप ध्यान में रखिए कि एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में जाके ये मत डिसाइड करिए कि हम ये मेथड लगाएं कि ये मेथड लगाएं। घर से ही डेफिनेट होके रहिए। आज 5 दिन 6 दिन बचा एग्जाम में, आप पहले श्योर हो जाइए कि पैसेज हमको इसी मेथड से सॉल्व करना है। 2 मेथड बताया ना, पहला वाला थोड़ा सा टफ है तो रीड करके ये, तो आपके लिए दूसरा ही मेथड है, दूसरा मेथड वही लगाइए, उसी तरीके से सॉल्व करिए, बहुत इजी तरीके से। कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर पाएंगे वो सॉल्व तो हो जाएगा जी। वैसे अगर सॉल्व करिएगा आराम से सॉल्व होगा। सेकंड वाला मेथड जो मैंने बताया, थोड़ा डीप करके कीवर्ड्स लिख के, तो ये वाला मेथड ना आपके लिए है, सेकंड टाइप के पर्सन के लिए। और तीसरे तरीके के पर्सन जो होंगे सर, तीसरे तरीके के जो पर्सन होंगे ना, वो होंगे जी आप, ये मैं बता रहा हूं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जिनको बिल्कुल नहीं आता है और जिनको लगता है पैसेज बोझ है क्या है, बोझ है, कि क्यों आ रहा है ये दुष्ट, फालतू का क्यों दिमाग खराब कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं अभी एग्जाम के टाइम के लिए, बाद में आप प्रैक्टिस करके सही कर सकते हैं, बाद में आप कीजिएगा एग्जाम के बाद, लेकिन अभी एग्जाम के लिए देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई सुधर नहीं सकता, अगर ठान लेना तो मांझी पहाड़ तोड़ सकता है, तो ये तो भाई फिर पैसेज है, सॉल्व तो कर ही सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल एग्जाम के लिए
इतना प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं, सारा चीज देखना है। तो अभी आप क्या करिए, अभी जो इस कैटेगरी के हैं, बाकी जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, जिनको आता है वो ये काम ना करें, और जिनको थोड़ा बहुत भी आता है वो भी ये काम ना करें। ये जिनको एकदम बिल्कुल बोझ लगता है वो ये करें कि पैसेज को वैसे पहले 5 मिनट टाइम दें। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से छोड़ दें, 5 मिनट टाइम दें। 5 मिनट में अगर कोई भी ऐसा चीज आपको लगता है पांचों क्वेश्चंस में से कि भाई एक क्वेश्चन भी एकदम पूरा एकदम 100% श्योर है आप अगर 100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि होता है ना कुछ डेटाबेस क्वेश्चन गलती से पूछ देता है टाइटल क्या होगा, या फिर इतना परसेंट कहां था, या इतने परसेंट लोग इसमें थे कि नहीं थे। तो ये वाला सवाल जब पूछा जाएगा डायरेक्टली, अगर वो आपसे बन पाता है तो उसको बना लीजिए पहले, ठीक है, वो सही कर लीजिए। 1 या 2 वैसे क्वेश्चन होंगे, अगर आ जाए आपके नसीब में तो कर लीजिए वैसे। और अगर वो भी नहीं आ रहा है तो सबके ऑप्शन, 5 क्वेश्चन होते हैं ना, 1 2 3 4 5, सबके एक ऑप्शन लगा दीजिए। ए अगर लगा रहे हैं तो पांचों के ए लगा दीजिए, बी लगा रहे हैं तो पांचों के बी लगा दीजिए, सी लगा रहे हैं तो पांचों के सी लगा दीजिए, और डी लगा रहे हैं तो पांचों के डी लगा दीजिए, ठीक है। मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूं, ये बात ध्यान दें। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन बताता हूं। एक बात बताइए मुझे, ठीक है, कि क्या एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 150 क्वेश्चन पूरा है, बिल्कुल। क्या 150 में 150 सॉल्व करेंगे तभी मेरा जेआरएफ होगा? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 150 में अगर आप 110 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ना, आप टॉप कर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कॉमर्स की बात तो 100 में सर जेआरएफ हो जाएगा आपका, 100 क्वेश्चन में जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास पैसेज पेपर होने कितने हैं? 5, यानी कि अगर मैं बोलूं 40 क्वेश्चन भी आपको बनाना है ना, फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसेज 5 में से अगर आप ए ऑप्शन डाल दे रहे हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि दो क्वेश्चन मिनिमम आपके सही हो जाएंगे। छोड़ दो 2 क्वेश्चन, अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसमें पैसेज समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप पांचों ऑप्शन एक जैसे लगाओगे तो एक क्वेश्चन तो कहीं रुक नहीं सकता, क्योंकि ए और एक क्वेश्चन का होता है 2 नंबर। भाई साहब ये 2 नंबर की वजह से ना किसी का जेआरएफ से नेट रह जाता है, किसी का जेआरएफ नहीं होता, किसी का तो नेट नहीं होता 2 नंबर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ऑप्शन अपना लो। ये लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं मैं एग्जाम के टाइम के लिए, वरना ये काम चोरी वाला आदत मेरी नहीं है। तो ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यार देखो ऐसा है ना, एग्जाम सिर्फ वही पास नहीं कह करता जिसको ये पता है कि एग्जाम में क्या क्या बना के आना है, बल्कि एग्जाम में ज्यादा सफल वो होता है जिसको ये पता होता है कि एग्जाम में क्या क्या छोड़ के आना है। बात समझ में आ रही है जी? तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 110 क्वेश्चन, टारगेट तो 150 का करना है, ठीक है, 150 का, लेकिन 110 क्वेश्चंस ऐसे चुन के बनाने हैं भाई साहब जिससे जेआरएफ पक्का हो जाए। प्लस जो 40 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे ना, 40 क्वेश्चन, उसमें लगा दीजिए ना, सब में ये लगा दीजिए, सब में भी लगा दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं जाएगा जो आपका फ्री में नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए कोई भी ऐसा चीज जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा मत करना कि हम सर उनको बहुत चीज से प्रॉब्लम है तो सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। जैसे पैसेज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो आप वो रूल अपना लीजिए। प्लस थोड़ी बहुत अगर किसी और टॉपिक में भी आ रही है तो आप ये रूल अपना सकते हैं। सो थिंग इज दैट। तो पैसेज को कैसे डील करना है समझ में आ गया सर? 3 तरीके के लोग, कौन कौन सा? एक तो पहला वाला पर्सन जिसको सब आता होगा तो वो अपने तरीके से डील कर ले कोई मेथड को। सेकंड पर्सन हमेशा कीवर्ड वाला ऑप्शन अडॉप्ट करे, बेस्ट रहेगा उनके लिए, और आपका 2 3 4 भी सही हो सकता है। फिर और जिनको कुछ नहीं करना, जिसको पैसेज में ध्यान ही नहीं देना एट द एग्जाम ऑफ टाइम, आपके लिए ऑप्शन है कि पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, एक ही जैसा। बात समझ में आई? बाकी 6 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, ज्यादा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, है ना। नेक्स्ट अब जो है वो 8 बजे रात से सिर्फ वीडियो, आपकी एक वीडियो आएगी, जितनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की है वो वीडियोस में लाया करूंगा। एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपका सुबह शाम दोनों आपके जो क्लासेस चलते हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। एग्जाम तक आप पढ़िए अच्छे से, जेआरएफ अचीव कीजिए, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।